भारत की बेटी हूँ मैं, देखो मेरी शान। जीवन के हर क्षेत्र में किया देश का नाम। तूफानों से लड़कर ही खुद को सबल बनाया है। अबला नहीं सबला हूँ मैं, कोई रोक न पाया है। ऊंची उड़ान भरकर मैंने सबको ये दिखलाया है। बेटी को तुम कम मत समझो, बेटों सा फर्ज निभाया है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त दीपशिखा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है भारत की बेटी। जी हाँ, भारत की बेटी हमारा एक छोटा सा प्रयास है, एक छोटी सी कोशिश है, जिससे हम बच्चियों को, महिलाओं को सजग कर सकें, उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका दे सकें। भारत की बेटी के हर एपिसोड में हमारी मुलाकात होती है कुछ ऐसी बच्चियों से, कुछ ऐसी महिलाओं से। हम जानते हैं उनके सफ़र की कहानी, उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनकी मोटिवेशनल एक्सपीरियंसेस। कोशिश करते हैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने का, कुछ ऐसी दुविधाओं के हल खोजने का, जिनसे प्रेरणा लेकर आप अपने जीवन में एक सही दिशा और सही विकल्प का चुनाव कर सकें। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर कर अपने कीमती सुझाव हमसे शेयर ज़रूर करें। जी हाँ, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले समय में हमारे प्रोग्राम भारत की बेटी से जुड़े हर नोटिफिकेशन, उसके एपिसोड्स की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। सपनों के आकाश में भरने लगी उड़ान, नारी अब गढ़ने लगी नए नए प्रतिमान। भारत की बेटी ऐसी ही नारी शक्ति को समर्पित है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं किसी भी कार्य क्षेत्र की, चाहे वो हमारा घर परिवार हो, हमारा गृहस्थ जीवन हो, जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कुछ हो, या हमारे कार्य क्षेत्र में, तो हर जगह कुछ ऐसे मापदंड निर्धारित किए जाते हैं जो कि गलत, सही या उचित या अनुचित को दर्शाते हैं। तो जब भी हमारे साथ कभी भी कुछ ऐसा गलत होता है, तो हम देखते हैं कुछ कानूनी सलाह की तरफ हम देखते हैं, अदालत की तरफ देखते हैं। तो एक शिकायतकर्ता और अदालत को जो जोड़ने वाली मजबूत कड़ी होती है, वो होता है एक अच्छा एडवोकेट। तो ऐसी ही एक मजबूत कड़ी हमारे बीच में है एडवोकेट कनिष्का त्यागी जी। कनिष्का जी, वी वेलकम यू ऑन द शो। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपशिखा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद ना सिर्फ आपका बल्कि आपकी पूरी टीम का, भारत की बेटी टीम का, जिन्होंने मुझे समझा, ऐसा कंसिडर किया कि मैं यहाँ आ सकती हूँ और अपने विचार जो हैं आपके समक्ष और भारत की सभी बेटियों के समक्ष रख सकती हूँ, और शायद उनका किसी ना किसी तरह से कुछ योगदान उनके जीवन में दे सकती हूँ कि आगे चलकर वो अपना जीवन और खासकर से अपना प्रोफेशनल जीवन किस तरह व्यतीत करें। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, बहुत आपका शुक्रिया। तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे शो में, और धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे बीच में आई हैं। और आई एम श्योर कि आप जो भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगी वो बहुत सी बच्चियों को मार्गदर्शन भी देगा। तो कनिष्का मैम, सबसे पहले मैं आपसे आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, थोड़ा सा हमें अपने अपने बारे में बताएं। जी, मैं एक वकील हूँ पेशे से और लगभग 14 साल से काम कर रही हूँ, और मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूँ। यानी कि मैं जो भी बिजनेसेस हैं, जो भी व्यवसाय हैं, चाहे वो एक कंपनी की तरह चल रहे हो, चाहे एक इकलौता आदमी उनको या कोई महिला उस बिजनेस को चला रही है, उससे जुड़े हुए तमाम मामले, जो भी मामले होते हैं, जब आपका बिजनेस शुरू होता है, जब आकार लेता है, आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ या फिर किसी कंपनी के साथ किसी भी तरह का कोई करार करते हैं, या फिर जब आपका बिजनेस, कई बार मृत्यु भी होती है उसकी, फॉर्मल या लीगली उस कगार पर पहुंचते हैं, या फिर आप जो भी काम करते हैं, आपको एक वकील की जरूरत तो होती है। फिर बहुत ही ज्यादा जो हम सब समझते हैं कि एक वकील की जो जरूरत पड़ती है वो होती है, जैसा आपने कहा, कानून जो प्रणाली है, जब भी कोई डिस्प्यूट होता है उसमें हमें कोर्ट में जाना होता है, तो आपका जो साथी मैं कहूंगी, और वही एक वकील ही होता है। तो वो काम तो मैं करती ही हूँ, उसके साथ साथ जो एडवाइजरी, डॉक्यूमेंटेशन और बिजनेस से जुड़ा, व्यवसाय से जुड़ा हर काम, कानूनी व्यवसाय से जुड़ा हर काम मैं करती हूँ। उसके साथ साथ मैं अपने कॉलेज के डेज से ही
ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी हुई हूँ। हालांकि मैं बहुत ज्यादा टाइम मुझे नहीं मिलता अब उस तरफ जाने का, पर मुझे शौक है कि मैं अभी भी स्पोर्ट्स शोज जो होते हैं, जब भी क्रिकेट मैचेस होते हैं तो उनमें, क्रिकेट मैच से पहले आपने सुना होगा टीवी पर भी, उसी प्रकार से रेडियो पर भी क्रिकेट मैच से पहले, और जब अंतराल होता है, बीच में इंटरवल होता है तब, और जब क्रिकेट मैच खत्म हो जाता है उसका 3 शोज होते हैं जिसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो एनालाइज करते हैं कैसा रहा गेम या फिर कैसा होगा गेम, कौन सी टीम का पलड़ा रहा भारी। तो उसमें मैं उस तरह के शोज होस्ट करती हूँ। पहले मैंने शुरुआत की थी म्यूजिक शोज से, बट फिर धीरे धीरे स्पोर्ट्स की तरफ मेरा झुकाव होता गया, और अभी भी करती हूँ। लास्ट जो मैंने किया था रेडियो पे वो था 2019 वर्ल्ड कप, उसके बाद टाइम नहीं मिला, और अब फिर से मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ, फिर से जो वर्ल्ड कप है T20 वर्ल्ड कप जो कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, उस पे मैं जरूर रेडियो में जाऊंगी और शोज करूंगी। बहुत वेट कर रही हूँ। और उसके साथ साथ मैं जो भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया स्कीम है उसमें मेंटोर की तरह रजिस्टर्ड हूँ। वो किसी पैसे के लिए मैं नहीं करती हूँ, वो सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे यंगस्टर्स को अपनी जो नॉलेज और एक्सपीरियंस मैंने सीखा है इतने सालों में उसको शेयर कर सकूं। आपने देखा होगा कि जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आ गई, तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो खुद, या बिजनेस विमेन हैं जो खुद बिजनेस कर चुकी और स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन करते हैं, उनका उन्हें मेंटोर करते हैं। मगर ऐसे कोई वकील नहीं है जो आगे आए, जो अपनी जो जानकारी है उसे शेयर करें, क्योंकि एक वकील की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जब आप एक नया बिजनेस सेटअप कर रहे होते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि और मैं रिक्वेस्ट करूंगी और वकीलों से और एडवोकेट से कि दे शुड आल्सो कम फॉरवर्ड एंड मेंटोर स्टार्टअप्स, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग डूइंग दिस। आई फील सो एनर्जेटिक व्हेन आई एम अराउंड यंगस्टर्स हु आर स्टार्टिंग अप, और इवन इफ दे आर नॉट यंग दे आर स्टिल स्टार्टिंग अप, क्योंकि आप जब बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, आप सोचते हैं कि एक ऊंचाई पर लेके जाएंगे, आप सोचते बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारी बहुत कुछ ऑब्जेक्टिव्स अपने आप को देते हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप ऐसे किसी से बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, विचारों का एक्सचेंज करते हैं, तो आप खुद भी बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। आपके जो खुद के पर्सनल गोल्स हैं, जो व्यक्तिगत आपने अपने लिए तय किए हैं गोल्स या एम्स या टारगेट्स, आप उनको अचीव करने के लिए भी एक पुश आपको मिलता है। तो बस यही कुछ मैं कर रही हूँ और यही है। कनिष्का जी, आपसे बात कर कर पता लगा कि वाकई आप जो हैं वो बहुत प्रतिभाशाली हैं, मल्टी टैलेंटेड है, इतना सब कुछ आप कर रही हैं। कनिष्का जी, जैसे मैंने कहा कि जब हमें कुछ कार्य में दिक्कत होती है या हमें कहीं पर हमारे किसी भी क्षेत्र में, तो हम कानूनी सलाह की तरफ देखते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज पर रोशनी डालिए कि एक अदालत से जुड़े हुए वकील और जैसा आपने बताया कि आप एक कॉर्पोरेट लॉयर हैं, इन दोनों जो टर्म्स हैं इसमें कितना डिफरेंस है? जी, आप प्रश्न को दोबारा बोलेंगी? मैं कुछ शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम थी, मुझे ढंग से सुनाई नहीं दिया। जी मैम, जब हम बात करते हैं कानूनी सलाह की तो हम देखते हैं अदालत की तरफ, और एक जो धारणा होती है, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो ये होता है कि हम एक एडवोकेट के पास जाएंगे। तो जैसा आपने बताया कि आप एक कॉर्पोरेट लॉयर, तो आप थोड़ा सा इस चीज पे रोशनी हमें जरूर डालिए, हमें समझाइए कि इन दोनों में क्या फर्क है, कितना डिफरेंस है इन दोनों में? जी जी, देखिए, जो कॉर्पोरेट लॉयर होता है वो भी अदालत के सामने तो जाता ही है। बस फर्क ये है कि जो कॉर्पोरेट यानी जो कंपनियां हैं, जो आर्टिफिशियल पर्सन है, एक तो मैं और आप हैं जो कि नेचुरल पर्सन है, इसी तरह से कुछ पर्सन होते हैं जो बिजनेस करते हैं, जिसे हम कंपनी कहते हैं आमतौर पर, या पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। इनके जो कार्य होते हैं, इनको जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर कोई भी नया प्रोडक्ट बेचना है या कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, इन्हें सरकार से कुछ लाइसेंसेस, परमिशंस की जरूरत होती है। उसके बाद जब ये एम्प्लॉयज हायर करते हैं तो कुछ करार बनाने पड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पड़ते हैं उन एम्प्लॉयज के साथ कि हम आपको ये रेम्यूनरेशन देंगे और आप इतने समय तक हमारे साथ काम करेंगे, अगर आपने कर लिया तो आपका प्रमोशन हो सकता है, तो वो बनाने पड़ते हैं। इसी तरह से जब ये अपने वेंडर्स या फिर अपने क्लाइंट्स या कस्टमर्स के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन या डीलिंग करते हैं तो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पड़ते हैं। इसी तरह से आप देखते हैं कि जो साइबर है, आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। आप
कुछ भी खरीदना चाहें, छोटी से छोटी चीज, बड़े से बड़ी चीज, सब ऑनलाइन आ चुका है। अगर आप यहाँ बैठे हैं आज, दिल्ली में बैठे हैं, बॉम्बे में बैठे हैं, तो आप इंडिया में ही नहीं, बाहर के भी किसी देश से कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ऐसे में सब जगहों के लॉज, कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है प्रोडक्ट में, किसकी लायबिलिटी होगी, आपके एम्प्लॉयज से कोई इश्यू हो जाता है तो कौन से कानून लगेंगे, किन कानूनों के तहत ये डिसाइड होगा कि किसकी लायबिलिटी है या किसका राइट है। ये सब जो भी बिजनेस से जुड़े जो चीजें होती हैं, उनको जो है कॉर्पोरेट लॉयर सिर्फ अदालत ही नहीं जाता, अदालत के बाहर भी अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करता है, और एडवाइस करने के बाद जो वो इम्प्लीमेंट होती है वो एडवाइस, या तो किसी दस्तावेज के रूप में या किसी भी और रूप में, वो काम भी कॉर्पोरेट लॉयर का ही होता है। सिर्फ लॉ की हम बात कर रहे हैं तो मैं आज बताना चाहूंगी, आमतौर पर लोग यही समझते हैं अगर किसी ने कानून की पढ़ाई की है तो यानी कि अब वो कोर्ट में जाएगा और रोज दर रोज उसे कोर्ट में कुछ केसेस करने। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, मगर मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप लॉ की पढ़ाई कर लिया आपने, उसके बाद ना कि सिर्फ आप कोर्ट में एक लॉयर बन सकते हैं, अधिवक्ता बन सकते हैं, बट उसके अलावा आप लॉ पढ़ा सकते हैं कॉलेजेस में। आप उसके अलावा आप लॉ जर्नलिज्म जो है बहुत ज्यादा आजकल इट्स कमिंग अप रियली वेल। आजकल कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ पब्लिशिंग हाउस हैं जो सिर्फ लॉ से रिलेटेड, सिर्फ कानून से रिलेटेड न्यूज को छापते हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, दोनों ही भाषाओं में। और धीरे धीरे वो जो ट्रेंड है, वो जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जो और रीजनल लैंग्वेजेस हैं, साउथ की हो, मराठी है, उनमें भी वो शुरू हो रहा है। तो आप लीगल जर्नलिज्म, लीगल राइटिंग भी एक बहुत बड़े प्रोफेशन की तरह उभर कर आ रहा है, वहां पर आप अपना करियर बना सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे नए नए बिजनेसेस हैं जो लॉयर्स और लॉ वर्ल्ड से रिलेटेड काम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जैसे कि लीगल एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि जब भी हम लॉयर की बात करते हैं, 5 साल 3 साल की पढ़ाई के बाद भी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है पहले कि क्या होता है कोर्ट में, कैसे फाइलिंग होती है। उस गैप को जब आप पढ़ के निकले और आप जॉब करने जा रहे हैं, तो जो वो गैप है, उस ट्रेनिंग के लिए भी कुछ लीगल एजुकेशन कंपनीज आ गई हैं जो या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन स्पेशल कोर्सेज आपको कराती हैं। तो आप इस तरह की कंपनीज में भी अपना करियर बना सकते हैं। और बहुत कुछ है, बहुत सारे नए आयाम, बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है दैट हैज बीन ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग, एंड दैट एवोल्यूशन हैज गिवन birth to lot many career options to children and youngsters who are educated in law. So not just your court practice, but there are other avenues also जहाँ पर आप अपना करियर बना सकते हैं कानून की पढ़ाई के बाद। जी कनिष्का जी, जैसे आपने बताया कि आप पिछले तकरीबन 15-16 साल से आप इस जो क्षेत्र है इससे जुड़ी हुई हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? कहाँ से आपको ये लगा कि आपको इस फील्ड में ही अपना करियर बनाना है? आपकी प्रेरणा कौन रहा? कहाँ से मिली आपको मोटिवेशन? जी, मैं भाग्यशाली रही क्योंकि मेरे घर में कुछ वकील रहे हैं। मेरे जो फादर हैं वो लॉयर हैं। मेरे सिर्फ फादर ही नहीं, मेरे अंकल्स और एक्सटेंडेड फैमिली में भी काफी सारे लोग हैं जो वकील हैं। तो बचपन से ही मैंने उन्हें देखा, उन्हें क्या क्या काम करने पड़ते हैं। मैंने ये देखा कि वो बहुत पढ़ते हैं। बचपन में तो खैर मुझे इतना शौक नहीं था कि मैं इतनी मोटी किताबें पढ़ूं, तब तो मुझे नहीं लगता था। बट हाँ, जब 11th 12th आ गई, जब ये स्टेज आ गई कि अब डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है आगे जाके, तब मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये एक अच्छा प्रोफेशन है जहां पर ना, क्योंकि आमतौर पर लोगों को लगता है जो भी बच्चा ज्यादा बोलता है उसको कहते हैं तुम लॉयर बनना, पर ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको बोलना ही नहीं होता है आपको बोलने से पहले बहुत कुछ ज्ञान होना चाहिए, बहुत कुछ किस तरह से अपनी बात को प्रेजेंट करना है ये आना चाहिए। तो धीरे धीरे अपने घर में देखते हुए मुझे पता चला कि सिर्फ बोलना ही नहीं, और बहुत सी चीजें हैं इस प्रोफेशन में जो बहुत अच्छी हैं। और एक चीज जो मुझे बेहद पसंद है वो है नई चीजों को जानना, क्योंकि आपके पास रोज कुछ ऐसा आता है दीपिका, बिलीव मी, कि रोज मुझे ऐसा लगता है ये तो मुझे आज तक पता ही नहीं था। मैं तो फिर सिर्फ 1.5 डेकेड हुआ है इस प्रोफेशन में। आई एम श्योर जो लोग 30 साल 40 साल की प्रैक्टिस कर चुके हैं वो भी यही कहेंगे कि हम आज भी रोज अपने प्रोफेशन में कुछ नयापन रोज देखते हैं और मजा आता है। चैलेंज जब मिलता है तो मजा आता है। तो मुझे यही लगता है जिन बच्चों को
जिन बेटियों को और बच्चियों को ये शौक है कि हम नया सीखें, तो इसमें रोज कुछ नया सीखने को मिलता है, रोज आपके सामने एक नया चैलेंज होता है, और उस चैलेंज को आप कैसे उससे पार करते हैं या उभरते हैं, ये आप पर है, आपकी मैम, हमें ये भी बताइए कि कोई भी बच्ची या कोई भी जो अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रही हैं, वो अगर इस प्रोफेशन को अपनाना चाहें और इस क्षेत्र में ही आना चाहें, तो उसके लिए कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशंस हैं या एलिजिबिलिटीज हैं जो उनको पूरी करनी पड़ेंगी? जी बिल्कुल, आपके पास दो ऑप्शंस हैं अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं। एक, आप सीधा 12वीं के बाद 5 साल का जो लॉ कोर्स होता है, जिसे BA LLB या BBA LLB कहते हैं, वो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, यानी कि उसमें 2 साल, पहले 2 साल आपके नॉर्मल ग्रेजुएशन, जो भी आपने स्ट्रीम चूज की, आर्ट्स, कॉमर्स या बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी पढ़ाई होगी, और फिर बाकी के 3 साल लॉ की पढ़ाई होती है। तो ये 5 साल का एक प्रोग्राम होता है जो 12वीं के बाद ही, जिसमें आप दाखिला ले सकते हैं। मगर दाखिला लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम में बैठना पड़ेगा, और वो एंट्रेंस एग्जाम ऑल इंडिया लेवल के स्तर पर होता है, जिसे क्लैट कहते हैं, कॉमन लॉ एग्जाम जो है, एप्टीट्यूड टेस्ट। और उसके साथ साथ कुछ कॉलेजेस हैं जो कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, जिसकी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन भी सारी अवेलेबल है, कि कौन कौन से वो कॉलेजेस हैं जो क्लैट यानी कि जो कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसके स्कोर्स को एक्सेप्ट करते हैं, और कुछ कॉलेजेस हैं जो अपना प्रोसेस करते हैं, अपना एग्जाम लेते हैं। उनमें एक टेस्ट लिया जाता है, फिर इंटरव्यू भी हो सकता है या ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। तो जब आप एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेते हैं, तो आप 12वीं के बाद 5 साल का लॉ कर सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन है, जब आपने ग्रेजुएशन जो 3 साल का है, BSc, BA, BCom, वो कर लिया है, उसके बाद कुछ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जो 3 साल का लॉ प्रोग्राम आपको कराती हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद जो लॉ करते हैं, वो करके भी आप ग्रेजुएशन प्रोग्राम ही लॉ का करते हैं। So LLB 3 years is not post graduation, it is still graduation, but it is a professional education. सारी जो भी मैं कहूँ पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी हो गई, और जितनी भी इंडिया में पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ सभी जगह 3 साल का प्रोग्राम तो चलता ही है। पर कुछ नए कॉलेजेस हैं जो कि सरकार ने स्पेशली लॉ के लिए सेटअप किए, जगह जगह, जिन्हें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहते हैं, NLU, वहाँ पर 5 साल का जो प्रोग्राम है ज्यादातर वो चलता है, 3 साल का भी है। तो ये दो ऑप्शंस आपके सामने हैं, या तो 12वीं के तुरंत बाद, तब आपको एक एंट्रेंस में बैठना पड़ेगा, या फिर ग्रेजुएशन के बाद, तब भी कुछ जगहों पर, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में है एंट्रेंस एग्जाम, तो तब भी देना आपको पड़ेगा। तो ये आपके पास विकल्प है। मैम, आपसे बात करते हुए मेरे दिमाग में जो चीज आ रही है, मेरे मन में जो बात आई, वो ये कि शहर में जो रहने वाले बच्चे हैं, वो उनके पास बहुत सारे वास्ट चॉइसेस हैं कि वो देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनको हर चीज पता लग सकती है। कोई बच्चा जो थोड़ा रूरल एरिया में रह रहा हो और वो इस क्षेत्र में आना चाहे, तो क्या खर्चा जैसे है कि मैं कहूँ कि पढ़ाई में जो जितना आप खर्च कर पा रहे हैं, क्या एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा भी एक क्षेत्र में आने के लिए अपने आप को साइकोलॉजिकली वो इस चीज के लिए या फाइनेंशियली इस चीज को वो पूरा कर सकता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो शहरी बच्चे हैं उनके पास सुविधाएं ज्यादा हैं, क्योंकि आपको आपके ही शहर में कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज, जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब लॉ की पढ़ाई बहुत महंगी पढ़ाई नहीं है, हालांकि मैं किसी भी कॉलेज के जो फीस है उस पर कमेंट नहीं करना चाहती, पर कुछ कॉलेजेस हैं जो लॉ पढ़ाते हैं और काफी महंगे भी हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं आप उन्हीं कॉलेजेस में अगर पढ़ाई करेंगे तो आप कुछ कर पाएंगे जिंदगी में। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है, वहाँ बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, आज भी फीस जो है वो बहुत ही कम है। इसी तरह से अगर मुंबई की बात करें, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, वहाँ पर भी बहुत सरकारी कॉलेजेस हैं, तो बहुत फीस नहीं। तो अगर बच्चा, उसके पास इतने मीन्स नहीं है, फिर भी लॉ करना चाहता है, तो फाइनेंशियली तो वो इस बात पे सिक्योर रह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा या खर्चा नहीं लगेगा, अगर वो कॉलेज थोड़ा सा देख के चूज करें। मगर हाँ,
जो बच्चा रूरल एरिया में रहता है या दूर रहता है, इंटीरियर में रहता है, उसको ये खर्चा एडिशनल जरूर लगेगा कि उसे ट्रैवल करके उस जगह आना होगा जहाँ कॉलेज है, अपना अकोमोडेशन, वहां रहना, खाना पीना 3 साल या 5 साल के लिए वो मैनेज करना पड़ेगा। बट कुछ कॉलेजेस में ये भी ऑप्शन होता है, अगर आपके एंट्रेंस में अच्छे नंबर आए तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आपको हॉस्टल फी भी कई बार माफ हो जाती है, पर हर केस में ऐसा नहीं होता। अगर हाँ बहुत ज्यादा महंगी कानून की पढ़ाई नहीं है, आपको प्लान करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, विजिट करना पड़ेगा यूनिवर्सिटीज को, और अगर आपके पास एक्सेस है, इंटरनेट है, तो काफी सारे सवालों के जवाब आपको घर बैठे ही मिल जाएंगे। हालांकि रूरल एरियाज में इंटरनेट पेनिट्रेशन अभी इतना नहीं है, तो आपको थोड़ा सा घूमना पड़ेगा। और बहुत अच्छा ये होगा कि अगर आप ढूंढें अपने आसपास ऐसे लोग जिन्होंने कानून की पढ़ाई कर रखी हो, जो आपको गाइड कर सके, बता सके भाई इस कॉलेज में तो ये तरीका फॉलो होता है, ये प्रोसेस फॉलो होता है, आप यहाँ जाइए, यहाँ से आपको एडमिशन फॉर्म मिल जाएगा, ये डेट्स हैं जब एग्जाम होना है, और 12वीं में आपको इतने नंबर चाहिए, इस मंथ में आपको अप्लाई करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थोड़ा आपको, अगर आप 12th की बात करना चाहते हैं तो 12th के बिगिनिंग से ही ये चीजें आप पूछताछ करना शुरू कर दें, ताकि जो डेट्स हैं एग्जाम की या एंट्रेंस एग्जाम की या एडमिशन की वो निकले ना। तो जिस तरह से कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है, वो इंजीनियरिंग हो या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसके लिए बच्चे 11th-12th में ही शुरू कर देते हैं। मैं नहीं कहूंगी कि आप 11th-12th में बहुत ज्यादा 11th में तैयारी करें, नहीं, थोड़ी बहुत तैयारी करनी है एंट्रेंस के लिए, 12th के बिगिनिंग से आपको शुरू कर देना चाहिए। मैम जैसे आपने बताया कि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, अगर आप इस क्षेत्र में आते हैं, आपके रोजगार के जो साधन हैं, आप काफी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आप अपने लिए अपना कार्य क्षेत्र जो है वो तय कर सकते हैं। तो आपने जब ये सोचा कि आपको एक कॉर्पोरेट आप इस जगत में आपने अपना पैर रखा, कदम रखा, तो आपको ये कैसे लगा, क्या आपको चीज रही कि आपने इस दिशा में ही बढ़ने का सोचा कि आपको एक कॉर्पोरेट क्षेत्र में जो है वो अपना योगदान देना है? इसकी कहानी थोड़ी सी ये है कि जो मेरे फादर हैं वो क्रिमिनल लॉ में हैं, तो मैंने ये तय किया था मुझे क्रिमिनल लॉ नहीं करना। और उसके पीछे थोड़ा सा अटपटी बात है कि इसलिए नहीं करना कि मैं कहीं और जाके काम करना चाहती हूँ, घर में ही काम नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं घर में ही काम करूंगी तो थोड़ा इजी होगा, या इजी भी नहीं होगा, कई बार कुछ मैं गलती नहीं भी करूंगी तो भी डांट पड़ेगी। तो ऐसा लगता था कि अगर मैं बाहर काम करूंगी तो जो वो एक्सपीरियंस होगा बाहर काम करने का वो एकदम अलग होगा, मुझे अलग तरह से ट्रेन करेगा। तो इसलिए मैंने तभी से ये फैसला किया कि या तो मैं सिविल लॉ प्रैक्टिस करूंगी, और फिर जब मैं कॉलेज में थी तो बात करके अपने टीचर्स से और अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स से तब पता चला कि कॉर्पोरेट लॉ बहुत ही अच्छी एक फील्ड है, जहां पर कई बार आपके पास ये भी ऑप्शन रहता है कि आप अपनी प्रैक्टिस की जगह किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं एज अ कॉर्पोरेट लॉयर। यहाँ पे आप उनके इन हाउस इंटरनल लॉयर होंगे और उन्हें उनके सारे जो भी कानूनी काम होंगे वो आप करेंगे। तो मुझे वो भी एक ऑप्शन मेरे दिमाग में था कि ठीक है, मैं जरूरी नहीं है कि नॉर्मल कोर्ट प्रैक्टिस करूं, मैं कॉलेज के बाद जॉब भी कर सकती हूँ। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे कॉर्पोरेट लॉ करना चाहिए। और मेरा इंटरेस्ट भी, फिर मैंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया था, बिजनेस की तरफ था, जो भी बिजनेस रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड चीजें हैं मुझे अच्छी लगती थी और इजीली समझ भी आ जाती हैं आज तक, तो इसीलिए मैंने कॉर्पोरेट लॉ चूज किया। मैम जैसे अब पेंडेमिक का टाइम है, ये इतना जो समय है ये ऐसा है, तो इसमें आपका भी ऑब्वियसली जो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल आपका रूटीन जो है वो रहता होगा, हेक्टिक रहता होगा, तो आप वो कैसे मैनेज करती हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, कैसे बैलेंस करती हैं दोनों? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आप देखेंगे कोई भी आप काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब से हम लोगों ने घर से काम करना शुरू किया है, सबकी लाइफ बदल गई। क्योंकि जब आप ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जाते ही आप एक जगह पर, आपकी एक जगह होती है, एक स्थान होता है, वर्क प्लेस होता है, वहां बैठते हैं और फिर काम का काम करते हैं, मतलब अपने व्यवसाय से जुड़ा हुआ काम करते हैं। मगर जब आप घर में होते हैं तो वो एक जोन क्रिएट करना, मैं स्पेस की बात नहीं कर रही हूँ, और घर में भी लोगों के स्टडी वगैरह होती है, पर घर में जो एक जोन होता है ना कि अब मुझे सिर्फ ऑफिस रिलेटेड काम करना है, वो डिसिप्लिन अपने खुद में लाना और अपने परिवारजनों में लाना बहुत मुश्किल हो रहा है सबको ही भी।
तो जी बिल्कुल। इसलिए शुरू में तो क्या होता था कि कुछ ना कुछ बहुत ही ज्यादा मेस्ड अप रहता था कि काम भी कर रहे हैं, काम के बीच में आपको कुछ घर का काम आ गया, आप उठ के वो करने लगे, या फिर घर का काम नहीं आया, कोई टीवी देख रहा है तो आप डिस्टर्ब हो गए टीवी देखने से, आप भी वहां चले गए, आपने भी टीवी देखने में कुछ टाइम वेस्ट कर दिया। धीरे धीरे मैंने पर्सनली, मैं अपने बता रही हूँ क्या किया, एक मैंने कहा ऐसे काम नहीं हो पाएगा, मुझे अभी भी यही सोचना है कि मुझे वही 9 बजे या 9:30 बजे या 10 बजे मैक्स काम करने बैठना है, और जो मेरे ऑफिस आवर्स थे तब तक मैं काम करूंगी। थोड़ा बहुत है ऑब्वियसली, घर में आपके पास एक लग्जरी होती है, अगर आप बहुत थक गए तो आप 5 मिनट 10 मिनट आराम कर सकते हैं, लेट सकते हैं, ऑफिस में भी होता है बट घर में थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है। तो फिर मैंने डिसिप्लिन अपने लिए भी और अपने घर वालों को भी बोला कि मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है कोई भी काम हो मैं घर पे हूँ, मगर फिर भी आप ये समझिए ये मेरे ऑफिस आवर्स हैं, मैं ऑफिस में हूँ, मैं काम कर रही हूँ। क्योंकि उससे क्या होता था, जब आप अगर वो जो नॉर्मल ऑफिस आवर्स हैं तब के काम आवर्स में नहीं करेंगे तो आपके पास रात तक बहुत कुछ फाइल हो जाएगा बिल्कुल काम के, जी। और आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और आप रात में बैठ के भी काम कर रहे हैं, आवर्स ज्यादा लग गए मगर जो आपने हासिल किया, जो अचीव किया वो कम रहा। इसलिए मैं सबको यही कहूंगी, अब खैर मेरा अच्छा पैटर्न हो गया था, फिर अब तो दोबारा हम ऑफिस वापस जा रहे हैं, अगर आप घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अपने आप में डिसिप्लिन रखिए, अपने घर वालों को भी आपको समझाना होगा कि आप भी डिसिप्लिन रहिए और हमें ये ऐसा ट्रीट करिए कि हम ऑफिस में ही। जी जी बिल्कुल। तो अपने आप को जैसे स्ट्रेस रहता होगा, काम भी है, तो ऐसे में अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए या रिलैक्स करने के लिए क्या करती हैं आप? जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके दो तरीके से, दो पहलू में जवाब दूंगी। पहला तो स्ट्रेस, मैं सब अगर बच्चियां देख रही हैं उनको ही बताना चाहती हूँ कि जो स्ट्रेस होता है, आप हर चीज को इस तरह देखिए, आज मुझे इस पे स्ट्रेस हो रहा है, क्या 1 हफ्ते बाद इसी बात पे मुझे स्ट्रेस होगा, क्या 1 साल बाद इस बात पे स्ट्रेस होगा, और क्या 5 साल बाद होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस कम लेना शुरू कीजिए। हर चीज में स्ट्रेस तो आता ही है, टेंशन की बातें, डेडलाइंस, क्लाइंट्स, आपके बॉसेस, आपके घर वाले, कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो रहता ही है, तो आप उसको अवॉइड करना थोड़ा सा सीखिए। ये भी प्रैक्टिस की बात है, जब ज्यादा स्ट्रेस होगा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी बात, मैं कैसे डी स्ट्रेस करती हूँ या स्ट्रेस बस्टर क्या है, मैं हर वो काम जरूर करती हूँ जो मुझे पसंद है, चाहे मुझे कितनी ही दिक्कत हो समय निकालने में। तो मैं अभी भी डांस करती हूँ और बहुत मजा आता है मुझे डांस करने में, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती। और गाती बहुत हूँ, अच्छा नहीं गाती, बेसुरा गाती हूँ, बट गाती हूँ, जोर जोर से गाती हूँ, और रिकॉर्ड करती हूँ अपनी बेसुरी आवाज को भी और सुनती हूँ, मजा आता है खुद। और मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, लिखने का भी है कुछ हद तक। तो ये सारे जो काम है जो हमारे प्रोफेशन से बिल्कुल रिलेटेड नहीं, आपको जरूर करने चाहिए। आप जब रिजुविनेट हो जाते हैं कुछ भी डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग, रीडिंग करके, तो आप अपने काम में भी और अच्छे रहते हैं, मुझे लगता है एकदम फ्रेश हो जाते हैं। इसी तरह मैं रोज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करती हूँ। बिल्कुल। जैसे आपने संगीत की बात की कि आप गाती हैं, तो अगर आप अभी हमारे लिए दो पंक्तियां, दो लाइंस गुनगुना दें तो नहीं नहीं, मैं बिल्कुल अच्छा आपके लिए नहीं भी गाती हूँ दीक्षिका, होगा। मैं बिल्कुल अच्छा नहीं गाती हूँ। आप रहम कीजिए अपने आप पर और जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन पर, बट हाँ मजा बहुत आता है चाहे कैसा भी गाऊं। जी बिल्कुल। हर वो काम जिससे अपने आप को खुशी मिले वो जरूर करना चाहिए, और अपने आप को आप उसमें नापे नहीं। मैं सच में ये उम्मीद करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता भी है कि वाकई जो है वो सुरीला गाती होंगी आप। अ, तो मैम, हमें ये भी बताइए कि जैसे कुछ भी, कोई भी बच्चियां जो इस प्रोग्राम को हमारे देख रही हैं, इस वक्त हमें सुन रही हैं, वो अगर इस क्षेत्र में आना चाहें, इस लॉ के क्षेत्र में आना चाहें, तो किस चीज के लिए उन्हें, जैसे आपने बताया कि रोज कुछ ना कुछ अपने आप को अपडेट करना, कुछ नया सीखना, उसके लिए तैयार रहना होगा। तो उसके अलावा और कौन सी ऐसी कुछ एक पॉइंट्स हमें प्लीज बता दीजिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक व्यक्ति के अंदर होनी बहुत जरूरी है इस क्षेत्र में आने के लिए? जी, सबसे जरूरी है पेशेंस, क्योंकि आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। आपको कई बार ऐसा लगेगा क्या मैं अभी भी कॉलेज में हूँ, कि इतना पढ़ना आपको पड़ता है, सिर्फ नया कानून ही नहीं, आपको जो अपने काम के डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं अपने क्लाइंट का, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपने कंपनी का, उसके डॉक्यूमेंट्स बहुत पढ़ने पड़ेंगे। तो आप तैयार रहिए,
तसल्ली से, पेशेंस से, आप में पढ़ने की पेशेंस होनी चाहिए, क्योंकि आजकल हमारा जो कंसंट्रेशन स्पैन है, क्योंकि वीडियोस देखने की आदत हो गई है सबको, छोटे छोटे वीडियोस जो जैसे कि 15 सेकंड के, 20 सेकंड के, उससे अफेक्ट नहीं होने दीजिए। अपने आप को पढ़ने की आदत हमेशा आपको डालनी होगी। अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो आप ये सोच के चलिए कि मुझे बहुत पढ़ना होगा, रोज पढ़ना होगा। दूसरी जी जो बिल्कुल। आपकी चीज जरूरी है कि आप अपने कम्युनिकेशन को, चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश में हो, आपको उसे इम्प्रूव करना होगा। मैंने ये कही कि आपकी भाषा पे बहुत ही गहरी पकड़ हो, बट आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए, और इस तरह रखें आप अपनी बात कि दूसरा आपकी बात से कन्विंस हो जाए, और वो काम जो आप चाह रहे हैं, जो रिजल्ट, वो आपको मिले। तो ये 2-3 चीजें हैं। बस कॉन्फिडेंटली आपको अपना काम करना है कि आप पढ़िए, बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करिए, और फिर उसी पढ़ने के नॉलेज के बेसिस पर आप अच्छा बोलिए। तो ये चीजें हैं जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा। जी कनिष्का जी, समय का हमारे पास थोड़ा सा अभाव रहता है, तो मैं आपसे जरूर ये भी पूछना चाहूंगी चलते चलते कि आने वाले समय में या आपके समय के हिसाब से ऐसी कौन सा परिवर्तन है, ऐसा कौन सा डायनेमिक चेंज है जो आप चाहती हैं कि हाँ अब ये बदलाव आने का समय है? कानून के क्षेत्र में नहीं, वैसे ही जनरल, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी से कोई ऐसी चीज जो छू जाती है या हमें लगे कि इस चीज में अब बदलाव होना चाहिए, किसी भी तरह से वो आप बता जी, सकती हैं, कोई मुझे महिलाओं लगता से है जुड़ा हुआ, बच्चों कि से जुड़ा हुआ, कुछ भी। जो भी हम लोगों को बहुत कंपार्टमेंटलाइज करते हैं, यानी कि हर किसी की कैटेगरी बहुत बनाई हुई है कि अगर किसी की शादी हो गई तो उसे इस तरह के कपड़े पहनने हैं, उसे इस तरह से बिहेव करना है। अगर कोई लड़की है तो उसे इस तरह से बैठना है, ऐसे बात करनी है, ऐसे चलना है। सिर्फ लड़की नहीं, और भी बहुत लड़कों पर भी ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप अगर लड़के हैं तो आप स्ट्रांग अपने आप को दिखाना है, आप रो नहीं सकते हैं सोसाइटी में किसी के सामने। तो ये जो हमने बहुत ही ज्यादा ये ब्लैक एंड व्हाइट हर किसी का डिसाइड किया हुआ है कि आपका बिहेवियर इस तरह से होना चाहिए, आप ऐसे होने चाहिए, वो जो एक इमेज बनाई हुई है अपने दिल में, कलेक्टिव इमेज सोसाइटी ने, उसका टूटना अब जरूरी है। बहुत बात हो चुकी। और साथ ही में अब हम बात करते हैं, एजलेस सोसाइटी है, एजलेस, फिर भी हम लोग बहुत जज करते हैं लोगों को। हम ये सोचते हैं कि अगर आप 30 के हो गए हैं तो आप कुछ काम हैं जो नहीं कर सकते हैं, आप 40 के हो गए तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बल्कि अब 10 साल के बच्चे वो काम कर रहे हैं जो 30 के करते थे। अच्छे बिल्कुल। अच्छे काम, बहुत बड़े बड़े काम। और 30 साल के लोग और 40, 50, 60 के लोग अपने मन की कर रहे हैं जो वो नहीं कर पाए बचपन में। किसी ने अगर गाना नहीं सीखा बचपन में तो आफ्टर रिटायरमेंट सीख रहे हैं। तो ये सारी जो धारणाएं हैं, सही शब्द मुझे अब मिला, जो धारणाएं हैं जो हमने बनाई हुई हैं, वो हमें तोड़नी चाहिए, और लोगों को जो वो चाह रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल वो किसी और को हार्म नहीं पहुंचा रहे, सोसाइटी में उससे कुछ नहीं होता, तो वो करने देना चाहिए। और किसी से भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि आपको ये सेट स्टैंडर्ड हमने तय किया है सोसाइटी ने और आपको ऐसे बिहेव करना है। मैं कहूंगी ये चेंज। बहुत बहुत शुक्रिया कनिष्का जी, हमारे साथ इतनी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपने शेयर करी। चलते चलते मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे इस प्रोग्राम भारत की बेटी के साथ जुड़कर आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा दीक्षिका आपसे बात कर और भारत की बेटी के लिए मैं बधाई देना चाहूंगी आपकी पूरी टीम को। ये इतना अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत सारी बातें देखिए बहुत जगह होती रहती हैं कि हम क्या करें, बट आपने जो फॉर्मेट बनाया है अपने प्रोग्राम का कि आप प्रोफेशन से जुड़े एक प्रोफेशनल को लाइए जिसको एक्सपीरियंस है, जो आपको बता सकता है एग्जैक्ट एक्चुअल आंसर। कोई हवा में बातें नहीं, बड़ी बड़ी बातें नहीं, बच्चों को क्या करना है वो बता सकता है अपने अनुभव के आधार पर। बहुत ही बेहतरीन पहल है भारत की बेटी, और मैं चाहती हूँ आप इसी तरह काम करते रहें और धीरे धीरे और इसे आप हर जगह ले जाएं, जहां पर गांव में, छोटे से छोटे गांव में जहां पर इंटरनेट भी ना हो, वहां भी किसी तरह आप भारत की बेटी को पहुंच जाएं। और हो सकता है आपके इस की वजह से, भारत की बेटी की वजह से, हम बहुत सारी लड़कियों के का जो जीवन है उसमें कुछ योगदान कर पाए। कनिष्का जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका योगदान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्ते।
अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया, आपको आज का ये इंटरव्यू अच्छा लगा, तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर कर हमें अपने कीमती सुझाव ज़रूर दें। हम तहे दिल से इंतज़ार करते हैं आपके सजेशंस का, और हम उन्हें चुनौतियों की तरह लेते हैं और कोशिश करते हैं आपकी उम्मीद पर, आपके भरोसे पर खरा उतरने का। भारत की बेटी के अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक और बेटी से, एक और ऐसी सशक्त महिला से, या फिर एक स्टूडेंट से। जानेंगे उनके मन की बात। तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें, कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें। धन्यवाद।